इन शब्दों के कारण ही हिंदू मुस्लिम तो अलग है, उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है। लेकिन जो डर भर दिया गया, ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, एक ऐसा देश जिसे दुनिया टेक्नोलॉजी, अनुशासन और सहिष्णुता की मिसाल मानती है, वही देश आज एक ऐसे फैसले की वजह से सुर्खियों में है जिसने लाखों लोगों के मन में एक साथ 3 सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या, क्यों और कैसे? क्या वाकई जापान ने ऐसा कदम उठाया है जिसे मुस्लिम समाज ऐतिहासिक झटका बता रहा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? आज का यह वीडियो उसी सच्चाई के बीच की खाई को उजागर करने वाला है जहां नीति, संस्कृति और मानवाधिकार एक दूसरे से टकराते दिखते हैं। जरा आंखें बंद करिए और एक दृश्य सोचिए। टोक्यो की चमकती सड़कों के पीछे सीमित जमीन, बढ़ती आबादी और अंतिम संस्कार की परंपराएं, वहीं दूसरी ओर प्रवासी समुदाय की धार्मिक आस्थाएं और पहचान का सवाल। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एक सरकारी निर्णय, कुछ आधिकारिक बयान और फिर सोशल मीडिया से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक बहस की आग। क्या यह जगह की कमी का मामला है या संस्कृति की रक्षा का? और अगर नियम सभी पर समान है तो चर्चा सिर्फ एक समुदाय पर क्यों केंद्रित हो गई? ये वीडियो आपको किसी निष्कर्ष पर थोपने नहीं आया, बल्कि आपको उस डोपामिन गैप तक ले जाएगा जहां हर अगले मिनट में नई जानकारी सामने आती है, जहां सवाल बढ़ते जाते हैं और जहां अधूरी समझ आपको अंत तक देखने पर मजबूर करती है। हम बताएंगे कि यह फैसला कैसे बना, किन तर्कों पर टिका है और इसके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं, जापान के लिए भी और वैश्विक संबंधों के लिए भी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो तस्वीर शुरुआत में साफ लगती है वही अंत में पूरी तरह बदल सकती है। चलिए जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानने की बड़ी उत्सुकता है कि हमारे ये जागरूक दर्शक देश के किन किन कोनों में बसे हुए हैं। आपका एक कमेंट हमें यह ताकत देता है कि हमारी आवाज कितनी दूर तक पहुंच रही है। और दोस्तों से एक बात दिल से कहना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग रोज हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ किसी एजेंडे के लिए नहीं बल्कि सनातन की आवाज, सच्चाई और जागरूकता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बातों में जरा सी भी सच्चाई महसूस होती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्यों जापान हुआ मुसलमानों के खिलाफ? क्यों मुस्लिम प्रवासियों के शव मूल देश ले जाने का हुक्म दिया? क्यों जापान सरकार मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहती? क्या जापान के दिल में भी इस्लामोफोबिया पनप रहा है? क्यों जापान के एक फैसले से मुस्लिम समाज में हड़कंप मच गया है? क्यों जापान को सिर्फ मुस्लिम प्रवासियों से दिक्कत है? क्या है जापान और मुसलमानों के बीच शुरू हुई यह जंग? चलिए विस्तार से जानते हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में मौजूद है टेक्नोलॉजी का बाप कहे जाने वाला जापान, जिसने टेक्नोलॉजी, विज्ञान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और एनिमेशन की फील्ड में बेमिसाल तरक्की और कामयाबी हासिल की है। जापान की पहचान एक खुले विचारों वाले देशों में होती है, लेकिन अब जापान की सोच भी तंग और तब्दील होती जा रही है, जिससे धर्मों के बीच तकरार का चैप्टर खुल गया है, जिसका ताजा सबूत इस्लाम के खिलाफ लिया गया एक सख्त फैसला है। जापान वैसे तो कई धर्मों का घर है, जिनमें सबसे बड़ा धर्म है शिंटो, जिसे 48.5% आबादी फॉलो करती है, जबकि 46.4% के साथ बौद्ध धर्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसके अलावा 1.1% में ईसाई और 4% में दूसरे धर्म आते हैं, जिनमें इस्लाम की हिस्सेदारी महज 0.3% है। लेकिन फिर भी जापान का सख्त रवैया 4 लाख जितनी मुस्लिम आबादी के लिए ही है। जापान सरकार ने साफ शब्दों में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कह दिया है कि अब से मुसलमानों को दफनाने के लिए नए कब्रिस्तान की जगह नहीं दी जाएगी, और जिस भी मुसलमान की मृत्यु जापान में होगी उसके घर वालों को उसकी बॉडी अपने मूल देश में ले जानी होगी। यानी मुस्लिम प्रवासी चाहे कितने ही साल से जापान में क्यों न रह रहा हो, लेकिन उसकी डेड बॉडी उसके देश में ही दफनाई जाएगी, क्योंकि जापान अब उनकी बॉडीज को दफनाने के लिए न तो कब्रिस्तान देगा और न ही कोई जगह। इस फैसले की वजह बताते हुए सरकारी अधिकारियों ने बयान में कहा है कि जापान में बढ़ती आबादी की वजह से जगह कम पड़ती जा रही है। ऐसे में मुसलमानों को दफन करने के लिए अलग से कब्रिस्तान के रूप में जमीन देने से हालात और बिगड़ जाएंगे। जापान में अगर कोई धर्म तेजी से फल फूल रहा है तो वह इस्लाम ही है। प्रवासी मुसलमानों की संख्या रॉकेट स्पीड से बढ़ती ही जा रही है, जिससे जापान के संसाधनों से लेकर स्थानों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यही मुसलमान देश की टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और बिजनेस को भी बूस्ट दे रहे हैं और इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं।
लेकिन जब जिक्र अंतिम संस्कार के रूप में दफनाने और जगह घेरने का होता है तो जापानी सरकार कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि एरिया लिमिटेड है लेकिन आबादी अनलिमिटेड। इसी मुश्किल सिचुएशन को देखते हुए जापानी सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया कि किसी भी मुसलमान की अगर जापान में डेथ होगी तो उसे दफन करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। जब यह खबर आग की तरह फैलते हुए मुस्लिम वर्ल्ड में पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? धार्मिक भेदभाव को नकारने वाला जापान आज खुद कैसे धर्म को हथियार बनाकर इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? और यह फैसला सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों लिया गया? तो इसका जवाब है अंतिम संस्कार का तरीका। जापान में जितने गैर मुस्लिम हैं, मरने के बाद उनके शवों को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता है, जिससे न जमीन घिरती है और न अलग से जगह देनी पड़ती है। लेकिन इस्लाम में शवों को जलाने का नहीं, दफनाने का रिवाज है, और यही बात जापानी सरकार को एक आंख नहीं भा रही। कुछ समय पहले मुसलमानों ने नए कब्रिस्तान की मांग की थी, क्योंकि पुराने जो कब्रिस्तान हैं वे कब्रों से भर चुके हैं। एक के बाद एक कब्रिस्तान को भरता देख आखिर में सरकार को यह कट्टर फैसला लेना पड़ा और कड़वे शब्दों में यह ऐलान कर दिया गया कि अगर मुस्लिम शव को दफनाना चाहते हैं तो वे अपने मूल देश में बॉडी ले जा सकते हैं, पर जापान में उन्हें अब कोई कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, भले ही यह फैसला जगह और पर्यावरण बचाने के लिए किया गया हो। लेकिन अब सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं, जिनमें सबसे पहली है बुजुर्ग आबादी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग अगर किसी देश में पाए जाते हैं तो वह जापान है, जिससे कब्रिस्तानों पर भारी दबाव बना हुआ है। जगह की कमी की वजह से ही आज ओसाका, टोक्यो जैसे नामचीन शहरों में एक एक फुट की जगह सोने के भाव में बेची जा रही है। भले ही एरिया के लिहाज से यह फैसला सही हो, लेकिन इस फैसले से मुसलमान सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि उनसे उनके धार्मिक अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसे में मुसलमान अपने देशों में चले जाएंगे और जो जापान पहले से लेबर शॉर्टेज का सामना कर रहा है उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। जापान के पास बुजुर्ग आबादी ज्यादा है, इसलिए उसे जवान, स्किल्ड लेबर और वर्कर्स की जरूरत है, और बढ़ती मुस्लिम आबादी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसलिए जापान का यह फैसला उसकी अर्थव्यवस्था की नींव को हिला सकता है। दूसरी चुनौती है मुस्लिम देशों से बिगड़ते रिश्ते। अगर मुसलमानों के खिलाफ जापानी सरकार फैसला लेगी तो मुस्लिम भी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और कई मुस्लिम समुदायों ने तो कहा भी है कि वे अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि सरकार इस तरह जमीन बचाने के चक्कर में मानवाधिकार को दरकिनार नहीं कर सकती। इसलिए मुस्लिम समाज ने जापान के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ने का बिगुल बजा दिया है। जापान के इस फैसले की चर्चा न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक पर हो रही है। कुछ लोग इस फैसले को सही करार दे रहे हैं तो कुछ इसे मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का रास्ता बता रहे हैं, जबकि कुछ ने तो जापान पर इस्लामोफोबिया का भी आरोप लगाया है। यूनाइटेड नेशन भी इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं, और मुस्लिम देशों की तो जैसे गुस्से के सामने सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। कई मुस्लिम देश अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में अकेले जापान के सामने मुस्लिम देशों की फौज खड़ी हो। ये घटना दुनिया पर कितना बुरा असर डालेगी ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। जापान भले ही आज डेवलप्ड हो, टेक्नोलॉजी से लेकर विज्ञान क्षेत्र में आगे हो, लेकिन इसकी 12 करोड़ जितनी आबादी सभी मुस्लिम देशों के सामने चींटी बराबर है। इसलिए अगर भविष्य में इस्लाम वर्सेस जापान की जंग होती है तो जापान के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और शायद इस बारे में जापान भी अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी उसने यह खतरा मोल लिया, क्योंकि बात यहां सिर्फ जमीन को बचाने की नहीं बल्कि जापानी संस्कृति की हिफाजत करने की भी है, जो इस्लाम की बढ़ती आबादी के पैरों तले कुचलती जा रही है। इसलिए जापान सरकार को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा है। मुसलमानों के बढ़ने का यह खतरा आज सिर्फ जापान ही महसूस नहीं कर रहा, बल्कि लगभग पूरी दुनिया में यह डर अलग अलग देशों पर मंडरा रहा है, जिसका खुलासा खुद प्यू रिसर्च सेंटर ने कुछ वक्त पहले किया है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में साफ लफ्जों में कहा गया था कि साल 2060 तक पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी 2015 के मुकाबले 70% ज्यादा होगी, जिसका मतलब है कि कई देश जो आज गैर मुस्लिम हैं वे भी मुस्लिम देश में बदल सकते हैं, जैसा कि अतीत में कई देशों के साथ हो भी चुका है। और इसका जीता जागता उदाहरण है मालदीव, जो 12वीं शताब्दी तक हिंदू फिजाओं, हिंदू संस्कृति और हिंदू राजाओं के बीच बसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वहां मुस्लिम आबादी बढ़ती गई और आज मालदीव की पहचान एक मुस्लिम देश के रूप में होती है, और यहाँ किसी गैर मुस्लिम को मालदीव का नागरिक बनाने का अधिकार नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि इस्लामिक आबादी कितनी तेजी से किसी भी देश को अपना बना लेती है। इसी बढ़ती आबादी की वजह से 1947 में भारत को अपना एक हिस्सा मुसलमानों के नाम करना पड़ा था, जिसे आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सोचिए, अगर मुस्लिम आबादी कम होती तो क्या कभी पाकिस्तान बनता? शायद नहीं। इंडोनेशिया,
जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कहा जाता है, उसकी सच्चाई भी हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। आज यहाँ हिंदू न के बराबर हैं, लेकिन अतीत में यहाँ हिंदुओं की आबादी भर भर कर हुआ करती थी। पर फिर इस्लाम की छाया ने इंडोनेशिया को घेर लिया। हर बार की तरह इंडोनेशिया में भी मुस्लिम आबादी का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि मेजॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी में चले गए और माइनर रिलीजन वाला इस्लाम मेजर बन गया। और आज इसकी पहचान बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश के तौर पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के रूप में होती है, जहां 24 करोड़ से ज्यादा मुसलमान निवास करते हैं। लेकिन ये देश और मुसलमान कभी अपने इस सच को कबूल नहीं करते। न तो वे अपने पूर्वजों को स्वीकार करते हैं और न ही अपनी मूल परंपराओं को, बल्कि शरीयत और इस्लामिक कानून के हिसाब से चलते हैं, चाहे फिर देश कोई सा भी हो। वहां की संस्कृति शरीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन ये मुसलमान हर जगह अपनी ही चलाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते प्रभाव से अपनी संस्कृति को मजबूत और मूल देश की संस्कृति को कमजोर बनाते रहते हैं। जिन हिंदू देशों ने इन्हें सर छुपाने के लिए जमीन दी, आज ये लोग उन्हीं के धर्म के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं। अब ये दुश्मनी सिर्फ हिंदुओं तक ही नहीं रही, बल्कि कई यूरोपीय कंट्रीज मुसलमानों के इसी खतरे के साये में जी रही हैं। ज्यादा दूर न जाकर भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। जहां जहां भी भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, वहां लड़ाई झगड़े की तादाद बढ़ गई है, माहौल हिंसक हो गया है। मुस्लिम गैर मुस्लिमों के बीच आए दिन तनातनी देखने को मिलती रहती है, यानी मुसलमानों का बसना विवाद को जन्म देने जैसा है, जो किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की आधारशिला जर्जर बना सकता है। क्योंकि मुसलमान जहां भी बसते हैं, वहां कानून नहीं, शरीयत कानून लागू होता है, जिसके सामने कभी कभी देश का कानून भी कमजोर पड़ जाता है। ये वह तथ्य है जो आज मुसलमानों की सच्चाई बन गया है। और झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, ऐसी तमाम जगहों पर आपको मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों का दबदबा देखने को मिल जाएगा। डेमोग्राफी के इस चेंजमेंट को देखते हुए ही इटली से अमेरिका तक इस्लाम को पनाह देने से कतराते इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तो मुसलमानों के सख्त खिलाफ रहती हैं, क्योंकि वह यूरोपीय कल्चर को इस्लामिक कल्चर के तले रौंदना नहीं चाहती। यही डर जापान के दिल में भी छुपा है कि अगर इस्लाम का वर्चस्व इसी तरह बढ़ता गया तो जापान की संस्कृति, शिक्षा, कला सब कुछ बदल जाएगा और कब्रिस्तान के बहाने मुस्लिम जमीनों को अपने हक में करते जाएंगे। इसलिए सरकार ने नए कब्रिस्तान बनाने से साफ इनकार कर दिया है और इस ऐतिहासिक फैसले को लेने से पहले जापान ने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे मुसलमानों की दुश्मनी की नहीं, बल्कि अपने देश और उसके कल्चर की फिक्र है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा अहम है। जापान वह देश है जो बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी डटकर खड़ा रहता है। यही वजह थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को उसे घुटनों पर लाने के लिए परमाणु बमों का इस्तेमाल करना पड़ा था। हर साल जापान कई बड़े बड़े भूकंप और सुनामी झेलता है, जो देश के कई हिस्सों को तबाह कर देते हैं, लेकिन फिर से जापान उन्हें बना लेता है, जो इस बात का सबूत है कि जापान न कुदरत के कहर से डरता है, न इंसानों की दुश्मनी से। इसलिए उसने इस्लाम के खिलाफ ये फैसला लेने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, क्योंकि उसके पास अमेरिका, भारत जैसे मित्र हैं जो वक्त पड़ने पर उसकी मदद कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान का यह फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।